रुद्र दरवाजे तक पहुंच चुका था। रुद्र की दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दरवाजा खोलता है। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब लोग ये जानने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि कौन है गेट पर। रुद्र को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके सामने दुबली पतली सी तन्वी खड़ी थी, जो सफेद कुर्ती पहनी हुई थी और गर्दन में उसने काले रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। कानों में छोटे छोटे झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसने अपने हाथों में पिंक कलर का बड़ा सा बैग पकड़ा हुआ था, जिसमें उसका सामान रखा था। पूरे 4 साल बाद रुद्र तन्वी को देख रहा था। वही रूप, वही रंग, वही श्रृंगार। उसमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया था। तन्वी भी रुद्र को देखते ही जा रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने कॉलेज के पुराने दिनों में खो गए हों। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते जा रहे थे। कौन है बेटा? कौन आया इतनी रात को? रुद्र की माँ ने कहा। माँ, तन्वी आई है। जब रुद्र के दोस्तों ने सुना कि तन्वी आई है तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो आएगी। कौन तन्वी बेटा? माँ मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। अच्छा, रुद्र की माँ ने कहा। अब तुम तन्वी को ताकते ही रहोगे या अंदर भी बुलाओगे? अनन्या ने कहा। अरे हाँ, बुला ही रहा हूँ, मैं भूल गया था। आओ तन्वी, आओ, रुद्र ने हकलाते हुए कहा। तन्वी घर के अंदर आती है। कैसी हो तन्वी? समीर ने कहा। ठीक हूँ। तुम इतनी रात में क्यों आई? दिन में क्यों नहीं आई? अनन्या ने पूछा। वो मेरी ट्रेन समता एक्सप्रेस मिस हो गई थी, फिर मैं भगत की कोठी से आई तो वहां लेट हो गई, जिस कारण मुझे आने में देर हो गई। अच्छा, फिर स्टेशन से अकेले कैसे आई इतनी रात में? रुद्र की माँ ने पूछा। जब मैं गोंदिया स्टेशन उतरी तो वहां से मुझे ऑटो मिल गया, जिसने मुझे दास गांव तक छोड़ दिया। और फिर दास गांव से कैसी आई? दास गांव से बलमा टोला तक तो 40 किलोमीटर लंबा रास्ता है ना? आयशा ने कहा। दास गांव में खड़े खड़े मुझे बहुत देर हो गई थी, कोई ऑटो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। 8 बजे गांव में ऐसा लग रहा था जैसे रात के 12 बज गए हों। तन्वी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तन्वी की बात को काटते हुए समीर ने कहा। फिर क्या तुम इतने दूर पैदल चल कर आई हो? समीर की बात सुनकर तन्वी हंसने लगी और कहने लगी, मुझे मरना थोड़ी है इतनी दूर पैदल चलकर। फिर कैसे आई? अर्जुन ने पूछा। वो जब मैं दास गांव में खड़ी थी तो एक अंकल मुझे दिख गए। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? तो मैंने बताया कि मुझे बलमा टोला जाना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी वहीं जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो फिर मैं उन्हीं के साथ यहाँ तक आ गई। क्या बात कर रही हो तुम? नाम क्या था उस आदमी का? आयशा ने कहा। वो तो मैंने पूछा ही नहीं, पर उनकी बाइक पर बिरजू लिखा था। शायद यही नाम है उसका। क्या बिरजू? बिरजू? सबने हैरानी के साथ कहा। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका साया ले आई अपने साथ। आयशा ने चिल्लाते हुए कहा। क्या हुआ? आप सब लोग ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? जिस बिरजू की तुम बात कर रही हो उसको 17 साल पहले उस औरत ने जलाकर मार दिया था। संतोष ने कहा। क्या? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। आयशा ने इतना कहा और वो रसोई घर की तरफ जाने लगी। आयशा रसोई घर में जाती है और 3-4 लाल खड़ी मिर्ची एक डब्बे में से निकालती है। वो राई के डिब्बे में से 7 दाने राई के और 7 छोटी छोटी नमक की डेली नमक के डिब्बे में से निकालती है और वापस से सब लोगों के पास हॉल में चली जाती है। तन्वी अभी भी वहीं पर खड़ी थी जहां पर वो पहले खड़ी थी। आयशा उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में बंधे मिर्ची, राई और नमक से तन्वी की नजर उतारने लगती है। जब आयशा ने पहली बार नजर उतारी तो सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आयशा क्या कर रही है। तन्वी ये देखकर पसीने से पूरी तरह भीग जाती है। आयशा 7 बार अपना हाथ तन्वी के सिर के ऊपर से घुमाती है। जब 7 बार नजर उतार कर हो जाता है तो आयशा रसोई घर में जाती है और उस उतारे को गैस पर जला देती है। ये सब क्या था? अनन्या ने कहा। ये उतारा है, ऐसा नजर उतारने के लिए किया जाता है। कहा जाता है इससे बुरी शक्ति यदि आपके पीछे पीछे आपके घर तक आई हो तो वो वापस चली जाती हैं। अर्जुन ने कहा। यार इस गांव में कितना अंधविश्वास भरा पड़ा है। अनन्या ने कहा। जैसे ही ये बात अनन्या ने कही, आयशा रसोई घर में से आ जाती है और ये बात सुन लेती है और कहती है, क्या कहा? अंधविश्वास? तुम्हें ये अंधविश्वास लग रहा है? तो जाकर देखो रसोई घर में।
तुम्हें ही पता होगा कि मिर्ची और राई जलने पर खेव आती है, और इसमें से एक भी खेव क्यों नहीं आई? आयशा अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अब पता नहीं ये कौन सी बला लेकर आई है ये लड़की। वैसे तन्वी बेटा, तुम हमें कॉल भी तो कर सकती थी, हम भेज देते किसी को तुम्हें लेने के लिए, रुद्र की माँ ने कहा। वो आंटी जी, मैं जब भी ट्रेन में सफर करती हूँ तो मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। इसी वजह से मेरी मोबाइल की बैटरी दास गांव में खत्म हो गई और वहां मुझे कोई कनेक्शन ही नहीं मिला जहां पर मैं मोबाइल चार्ज कर सकती थी। कोई सी भी दुकान नहीं खुली थी। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से अब याद रखना, तुम्हें नहीं पता हमारे गांव में क्या क्या होता है। चलो अब तुम थक गई होगी, आराम कर लो। इतना कहकर रुद्र की माँ अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र की माँ के जाने के बाद आयशा, स्वाति और संतोष भी अपने कमरे में चले जाते हैं। पीयूष ने मामले की गंभीरता को बदलते हुए कहा, तुम तो जरा भी नहीं बदली तन्वी, पूरी वैसी की वैसी दिखती हो जैसे कॉलेज के दिनों में दिखती थी। वही सूट, गले में वही स्कार्फ पहनने का तरीका, कैसे बदलती मैं? वक्त और हालातों ने मुझे बदलने ही नहीं दिया। वैसे भी ये रिश्ते थोड़ी हैं जो पल भर में बदल जाते हैं। तन्वी की बात सुनकर समीर समझ जाता है ये तंज रुद्र के लिए कहा गया है। बात को बदलकर समीर कहता है, वैसे एक बात बताओ तन्वी, तुम ये स्कार्फ हमेशा अपने गले में क्यों पहने रखती हो? कॉलेज के दिन में, यहाँ तक कि अपने फेयरवेल के दिन भी तुमने ये पहन रखा था, आखिर क्या राज है इसका? तन्वी ने अपने गले में पहने हुए स्कार्फ को हाथ लगाया और उसे ठीक करते हुए कहा, बस आदत है बचपन से और मुझे अच्छा भी लगता है। मैं थोड़ी इंसानों की तरह अपनी पसंद बदलती नहीं रहती हूँ। बस एक बार जिसे अपना लिया तो अपना लिया, और एक बार जिसे ठुकरा दिया तो बस ठुकरा दिया। हाँ सही कहा, कोई प्यार के लिए अपना सब कुछ ठुकरा देता है और कोई दुनिया के लिए अपने प्यार को ठुकरा देता है। रुद्र ने तन्वी की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे यदि तुम दोनों को एक दूसरे को ताने ही देने थे और झगड़ा ही करना था तो मोबाइल पर भी कर सकते थे, क्यों मिलने की क्या जरूरत थी? अनन्या ने कहा, वो किसी का कोई सामान मेरे पास छूट गया था कई सालों से, वही वापस करने आई हूँ। वैसे आजकल क्या कर रही हो तुम? पीयूष ने पूछा। मैं रायपुर में अदानी पावर प्लांट है ना, वहां पर जॉब कर रही हूँ। यार तेरा और रुद्र का बढ़िया है, दोनों मैकेनिकल इंजीनियर बने हो और उसी फील्ड में काम कर रहे हो। हमारी तरह नहीं कोई फोटोग्राफर, कोई राइटर, तो कोई मॉडल और कोई पीयूष की तरह नल्ला, अनन्या ने कहा। अनन्या की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तुझे याद है जब हम सबका लास्ट ईयर चल रहा था तो मेरा और तेरा मेजर प्रोजेक्ट का एक ही ग्रुप था और ये मोटे पीयूष और अर्जुन का एक अलग ग्रुप था। ये दोनों वो पुराने भोपाल की सिटी की गलियों में अपना मेजर प्रोजेक्ट खरीद कर लाए थे और पकड़े गए थे। एचओडी सर ने झट से पकड़ लिया था। वो भी क्या दिन थे ना यार, याद है एचओडी सर ने सबसे ज्यादा तेरी और रुद्र की तारीफ की थी। तुम दोनों का ही प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा था। क्या था वो? हाँ, ऐसी कार जिसमें सेफ्टी फीचर था, यदि कार गलती से पानी में डूब जाए तो अपने आप ऊपर आ जाए, और शराब पीकर अगर कोई ड्राइव करना चाहे तो दरवाजा ही ना खुले, और स्पीड कंट्रोलर भी था ना उसमें। वैसे तुम्हारा क्या प्रोजेक्ट था, जरा बताना मुझे, मैं भूल गई। छोड़ना ना नया पुरानी बातों को, याद करने से थोड़ी लौट कर वापस आने वाली हैं, बस दर्द ही देने वाली हैं। इसलिए बेहतर यही है उन यादों को बस यादों में ही बसे लोगों को ही भुला दिया जाए, तन्वी ने कहा। रुद्र ने बात को बदलते हुए कहा, अब बातें हो गई तो हो गई, अब हमें सो जाना चाहिए। बाकी बातें सुबह भी तो हो सकती हैं। अनन्या, तुम और तन्वी ऊपर वाले रूम में चले जाओ सोने। ऊपर वाले कमरे में क्यों? अभी कुछ समय पहले तो हम सब साथ में सो रहे थे ना। तुमने ही तो कहा था कि बहुत दिनों बाद मिले हैं तो बातें भी हो जाएंगी। क्यों, तुम्हें तन्वी से बात नहीं करनी क्या? जब मेरे पास वक्त था तब किसी के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, और वैसे भी अब बात करने का वक्त निकल चुका है, रुद्र ने कहा। पर तन्वी रुद्र की बातों का कुछ जवाब नहीं देती। यार तुम दोनों की बातें ना मेरी कभी समझ में नहीं आएंगी। दोनों एक जैसे ही हो, जिद्दी, पर क्या करूं, वो तो मेरे दोस्त ही, दोनों को छोड़ भी नहीं सकती, अनन्या ने कहा। रुद्र सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और कहता है, चलो अनन्या, मैं तुम्हें रूम दिखा देता हूँ। रुद्र के पीछे पीछे अनन्या जाने लगती है। समीर और अर्जुन वापस से अपनी जगह पर सोने चले जाते हैं। तन्वी भी अनन्या के पीछे जाने ही वाली थी कि तभी पीयूष तन्वी को रोकता है और कहता है, रुको तन्वी जरा। पीयूष की बात सुनकर तन्वी रुक जाती है। तन्वी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना पीयूष। पीयूष घबराते हुए कहता है, वो जब तुम दास गांव से यहाँ पर आ रही थी और जिसने तुम्हें लिफ्ट दी थी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं, वो तो मैं नहीं देख पाई, उसने अपने चेहरे को कवर करके रखा हुआ था और ऊपर से अंधेरा इतना था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाई। अच्छा कोई बात नहीं। तन्वी अपना बैग उठाती है और सीढ़ियां चढ़ने लगती है। वो एक दो ही सीढ़ियां चली थी कि तभी वो वापस पीछे मुड़ती है और कहती, पीयूष 2 मिनट, याद आया। तन्वी की आवाज सुनकर पीयूष पीछे पलट कर देखता है और कहता है, क्या? वो मैंने उन अंकल का हाथ देखा था, वो जला हुआ था। ये सुनकर पीयूष को सांप सूंघ जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। पीयूष को चुप देखकर तन्वी पीयूष से पूछती है, क्या हुआ पीयूष, तुम एकदम चुप क्यों हो गए?
पीयूष थोड़ी देर रुक कर कहता है, कुछ नहीं।